नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं, जिस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं, वो है चोगोस द्वीप समूह। चोगोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसे हाल में ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब आप कहेंगे कि थंबनेल में जो विषय है वो तो है कि चाइना का किस प्रकार से हिंद महासागर में प्रभुत्व बढ़ जाएगा, किस प्रकार से वो हिंद महासागर में कब्जा कर लेगा। लेकिन बात हम कर रहे हैं चोगोस द्वीप समूह की। तो जी हां, ये दोनों खबरें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए थंबनेल का जो विषय है वो है चीन का हिंद महासागर पर बढ़ता हुआ प्रभाव। लेकिन ये मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में द्वीपों के हस्तांतरण से किस प्रकार संबंधित है, इसी को हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोगोस द्वीप समूह के बारे में। चोगोस जो द्वीप समूह है उसकी भौगोलिक स्थिति को यदि हम देखें तो चोगोस द्वीप समूह हिंद महासागर में आपको दिखाई देखेंगे। हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे 60 द्वीपों का यह समूह है चोगोस द्वीप समूह, इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है। और इतिहास में मॉरिशस भी इसी चोगोस द्वीप समूह का एक हिस्सा था। तो पहला जो प्रश्न यहां पर बन सकता है वो इस प्रकार का बन सकता है चोगोस द्वीप समूह की स्थिति के बारे में। तो चोगोस द्वीप समूह की स्थिति को यदि हम देखें तो ये मालदीव के दक्षिण में स्थित है, जबकि मॉरिशस के ये मॉरिशस या मेडागास्कर से इनकी स्थिति देखें तो चोगोस द्वीप समूह की मेडागास्कर और मॉरिशस से जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व। तो मेडागास्कर और मॉरिशस के तो ये उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जबकि मालदीव के ये दक्षिण में स्थित हैं। हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। मॉरिशस भी कभी इन्हीं द्वीप समूहों का एक हिस्सा था। और इन्हीं द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिएगो ग्रासियो। तो यहां तक हमने 3 चीजें समझी। सबसे पहली चीज, चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। डिएगो ग्रासियो भी इन्हीं द्वीप समूह का एक हिस्सा है। और मॉरिशस भी इतिहास में इसी द्वीप समूह का हिस्सा था। अब ये चोगोस द्वीप समूह ब्रिटेन द्वारा किसे सौंपने का निर्णय लिया गया है? मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय क्यों लिया गया और चोगोस द्वीप समूहों का इतिहास क्या था, इसके बारे में आने वाली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डिएगो ग्रासियो, जो कि किसका एक हिस्सा है? चोगोस द्वीप समूहों का एक हिस्सा है। और ये डिएगो ग्रासियो जो है यहां पर यूएसए का नेवल बेस या नौसैनिक अड्डा स्थित है, इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो भी यहां बढ़ जाता है उसका नौसैनिक अड्डा होने के कारण। तो इस खबर से जो देश प्रभावित हो रहे हैं वो है ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। साथ ही साथ भारत भी इस चीज से प्रभावित होगा। कैसे होगा इसे हम अंत में जानेंगे। जो हमारी अंतिम स्लाइड होगी उसमें हम जानेंगे कि भारत के संदर्भ में ये खबर किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो डिएगो ग्रासियो की यदि हम स्थिति देखें तो हमने देखा था कि ये पूरे जो द्वीप समूह है चागोस द्वीप समूह उन्हीं का एक हिस्सा है डिएगो ग्रासियो, जहां पर यूएसए का नेवल बेस या नौसैनिक अड्डा स्थित है। अब बात करते हैं हम फ्लैशबैक की, इतिहास की। बात करते हैं कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है चोगोस द्वीप समूह के स्वामित्व को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के मध्य, और जिसके तहत ब्रिटेन ने सौंपने का निर्णय लिया है चोगोस द्वीप समूह को मॉरिशस की, उनकी जड़ क्या है, उनका इतिहास क्या है। तो इतिहास की ओर यदि हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो चोगोस द्वीप समूह है उन पर सबसे पहले जो अधिकार था वो डचों का था। लेकिन 1715 में इन द्वीप समूहों पर फ्रांस का अधिकार हो गया और फ्रांस ने इन्हें अपना उपनिवेश बना लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने लगभग सभी अफ्रीकन और एशियाई देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। और उसी के तहत 1715 से लेकर 1814 तक फ्रांस का उपनिवेश रहा चोगोस द्वीप समूह। उसके पश्चात 1814 में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य पेरिस की संधि होती है। और इस पेरिस की संधि में यह सहमति बनती है कि फ्रांस जो है अपने इन उपनिवेशों को किसको हस्तांतरित कर देगा? ब्रिटेन को हस्तांतरित कर देगा। और 1814 से लेकर 1965 तक ब्रिटेन के उपनिवेश ये चोगोस द्वीप समूह रहते हैं। 1965 में आकर ब्रिटेन मॉरिशस को इन शेष द्वीपों से, चोगोस द्वीप समूह में से मॉरिशस को क्या कर देता है? अलग कर देता है। और अलग करके उसे संप्रभुता का दर्जा देते हुए आजाद कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। और बाकी के जो चोगोस द्वीप समूह के द्वीप हैं उन्हें नया नाम देता है BIOT। BIOT का तात्पर्य है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, अर्थात हिंद महासागर में ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र वाले
प्रदेश 1966 में इन्हीं BIOT, इन्हीं चोगोस द्वीप समूह जिन्हें BIOT नाम दिया गया, इनमें से एक द्वीप होता है डिएगो ग्रासियो। इस डिएगो ग्रासियो को ब्रिटेन USA को दे देता है 50 वर्षों के लिए, अर्थात 1966 से लेकर 2016 तक में वो 50 वर्ष पूर्ण होते हैं। तो 50 वर्ष के लिए लीज पर USA को दे देता है। कौन? ब्रिटेन। किसे दे देता है? USA को दे देता है। और ये 50 वर्ष अब 2016 में जाके पूर्ण हो जाते हैं। 2016 में जब ये पूर्ण होते हैं तो मॉरिशस द्वारा कहा जाता है कि अब यहां पर USA का जो कब्जा है वो अनाधिकृत है, क्योंकि लीज के अनुसार 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन ब्रिटेन इस लीज की अवधि को पुनः 20 वर्ष के लिए विस्तारित कर देता है और कहता है कि 2036 तक अब USA डिएगो ग्रासियो में बना रह सकता है। मॉरिशस इसके विरुद्ध होता है, इस लीज के विस्तार को स्वीकार नहीं करता है और कहता है चोगोस द्वीप समूह पर उसका अधिकार है, इसलिए ब्रिटेन अधिकृत नहीं है इस लीज को बढ़ाने के लिए। और इस ब्रिटेन के इस निर्णय के विरुद्ध मॉरिशस द्वारा UNO में क्या ले जाया जाता है? मामला ले जाया जाता है। 2017 में UN इस पर अपना फैसला देता है और कहता है कि इस मामले में मॉरिशस का जो अधिकार है वो सही है, मॉरिशस की बात सही है और ब्रिटेन ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है। वोटिंग होती है UNO में और वोटिंग में विशेष बात हमें देखने को मिलती है कि भारी मात्रा में विश्व के जो देश हैं वो मॉरिशस का समर्थन करते हैं और मॉरिशस का समर्थन करने के कारण UNO में जो है ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मॉरिशस चोगोस द्वीप समूह पे ब्रिटेन का जो कब्जा है वो अनाधिकृत प्रकार का है। और खास बात यह है कि भारत भी यहां मॉरिशस के समर्थन में वोटिंग करता है और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश भी यहां क्या करते हैं? मॉरिशस के समर्थन में वोटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटेन यहां से अपने इस चोगोस द्वीप समूह से अपने कब्जे को खाली नहीं करता है, अपने कब्जे को नहीं हटाता है और इसके विरुद्ध 2019 में मॉरिशस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी ये फैसला देता है कि ब्रिटेन द्वारा जो ये कब्जा है ये गलत है, ब्रिटेन को ये क्षेत्र खाली करना चाहिए। तो चौतरफा जो दबाव बढ़ता है उसके मद्देनजर 2023 में आके ब्रिटेन निर्णय लेता है कि डिएगो ग्रासियो वापस वो किसे सौंप देगा? मॉरिशस को सौंप देगा। और जैसे ही ब्रिटेन ये निर्णय लेता है अमेरिका उससे नाराज हो जाता है। अमेरिका का उससे नाराज जो होना है वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का या USA का जो नौसैनिक अड्डा है वो डिएगो ग्रासियो में स्थित है जिसमें भारी मात्रा में नौसैनिक जो इक्विपमेंट्स है उनको तैनात किया गया है अमेरिका के द्वारा हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए। तो अमेरिका के यहाँ दो चिंताएं हैं, एक तो भारी मात्रा में डिएगो ग्रासियो में जो उसका निवेश है वो खतरे में आ जाएगा, साथ ही साथ हिंद महासागर में चाइना का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और अमेरिका का प्रभुत्व जो है घट जाएगा। अब जो पॉइंट है वो ये है कि मॉरिशस को चोगोस द्वीप समूह सौंपने से चाइना का प्रभाव किस प्रकार से हिंद महासागर में बढ़ जाएगा। तो इसके पीछे यदि हम जाएं तो हम देखेंगे कि 2016 में मॉरिशस के भारी मात्रा को कर्ज को चाइना द्वारा क्या किया गया था? माफ किया गया था और अभी भी बहुत सा कर्ज मॉरिशस के ऊपर चाइना का है। तो ऐसे में स्थिति ये बन सकती है चाइना इस कर्ज के दबाव में मॉरिशस से इस डिएगो ग्रासियो को प्राप्त कर ले और जब डिएगो ग्रासियो को प्राप्त कर लेगा तो हिंद महासागर में जो चाइना की उपस्थिति है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, क्योंकि चाइना पहले ही अपनी वन बेल्ट वन रोड नीति और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत हिंद महासागर में भारी मात्रा में उपस्थित है, भारी मात्रा में अपनी उपस्थिति बढ़ा चुका है। कैसे बढ़ा चुका है आइए इसे देखते हैं। मॉरिशस चीन संबंधों की हमने पिछली स्लाइड में भी बात करी कि मॉरिशस और चीन के जो संबंध हैं वो इस प्रकार के हैं कि चीन मॉरिशस पे दबाव बनाकर डिएगो ग्रासियो को मॉरिशस से हासिल कर सकता है यदि चोगोस द्वीप समूह हस्तांतरित कर दिए जाएंगे मॉरिशस को। तो अब चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो नीति है जिसके तहत और दूसरी जो नीति है उसकी जो है वन बेल्ट वन रोड, इन दोनों नीतियों के तहत वन बेल्ट वन रोड, इन दोनों नीतियों के तहत क्या कर रहा है? चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बहुत अधिक बढ़ा चुका है पहले ही। कैसे बढ़ा चुका है? दोनों नीतियों को यदि हम देखें तो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति है उसके तहत चाइना ने क्या किया है? चाइना ने कुछ जो पोर्ट्स हैं हिंद महासागर में, जो कुछ प्रमुख पोर्ट्स हैं या बंदरगाह हैं, उन पर अपना अधिकार किया है।
वो पोर्ट कौन कौन से हैं? श्रीलंका के हम्बनटोटा जो पोर्ट है वहां पर चाइना की उपस्थिति है। इसी प्रकार पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसमें भी भारी मात्रा में निवेश चाइना के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार केन्या में जो एक पोर्ट है उसमें भी भारी मात्रा में निवेश चीन के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो वर्मा में भी एक जो पोर्ट है क्योंगप्यू जो पोर्ट है उसमें भी भारी मात्रा में निवेश चाइना के द्वारा किया गया है। और कोको जो आइसलैंड है उन कोको आइसलैंड में भी एक अपना जो नौसैनिक अड्डा है वो चाइना के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक पूरी तरीके से चाइना की जो उपस्थिति है वो भारत के चारों ओर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मोतियों की माला बनाता है। इसे ही चाइना की मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति कहा जाता है, जिसके तहत हिंद महासागर में चारों ओर से भारत को घेर लिया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा घेर लिया गया है। दूसरी उसकी जो नीति है वो है वन बेल्ट वन रोड नीति। वन बेल्ट वन रोड नीति के तहत चाइना क्या कर रहा है? रोड मार्ग अर्थात सड़क मार्ग और दूसरा हिंद महासागर में सागर मार्ग के द्वारा भारत को चारों ओर से घेर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कैसे? यदि हम बात करें सड़क मार्ग की तो इसके अंतर्गत चाइना क्या कर रहा है? अपने पूर्वी भाग से लेके पश्चिमी भाग तक एक रोड बना रहा है और उसके पश्चात इस रोड को विस्तारित कर रहा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की से होते हुए ये अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है काला सागर के थ्रू, काला सागर से होते हुए यूरोप में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं काला सागर से होकर ये कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है? यूरोप तक पहुंचने का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? चाइना के द्वारा किया जा रहा है। किसके तहत? वन बेल्ट वन रोड नीति के तहत। ये तो हुई सड़क मार्ग की बात। इसी तरह सी रूट या समुद्री मार्ग से भी ये अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है वन बेल्ट वन रोड के तहत। वो कैसे? कि ये अपने पूर्वी भाग से वियतनाम, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से हिंद महासागर में होते हुए और उसके बाद इस तरीके से लाल सागर, रेड सी और भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप तक अपनी पहुंच विकसित कर रहा है। तो इन दो रूट के बन जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो मार्ग हैं उन पर किसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा? चाइना का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और जब मॉरिशस के जो डिएगो ग्रासियो वाला जो क्षेत्र है वो भी चाइना के पास आ जाएगा तो इस प्रकार से पूरे के पूरे हिंद महासागर में चाइना का जो है प्रभुत्व हो जाएगा। अब चाइना का जो प्रभुत्व हिंद महासागर में हो जाएगा उससे भारत की चिंताएं किस प्रकार की हैं उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहली चिंता तो रणनीतिक चिंता है कि जो चाइना है उसका अगर डिएगो ग्रासियो पे कब्जा हो जाता है तो पूरी तरीके से भारत के नजदीक समुद्री मार्ग से वो भारत के पूर्णतः क्या आ जाएगा? नजदीक आ जाएगा और समुद्री मार्ग से भारत पर हमला कर सकता है। तो पहली चिंता तो रणनीतिक है और दूसरी जो चिंता है वो व्यापारिक चिंता है। व्यापारिक चिंता किस प्रकार की है उसके लिए यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो सी रूट या समुद्री मार्ग के द्वारा होता है और समुद्री मार्ग के अंतर्गत भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्तमान में होता है उसका रूट क्या है कि लाल सागर और भूमध्य सागर से होते हुए ये यूरोप से व्यापार करता है। लाल सागर और भूमध्य सागर से होते हुए ये यूरोप से व्यापार करता है और दूसरी ओर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की खाड़ी से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रवेश करके अपना व्यापार अमेरिका से करता है। तो इस प्रकार से यदि हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ जाती है किसकी? चाइना की, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो भारत के मार्ग हैं जो कि हिंद महासागर से ही गुजरते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और इस प्रकार से भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इससे प्रभावित होगा। तो न केवल रणनीतिक दृष्टि से अपितु व्यापारिक दृष्टि से भी चाइना का जो आधिपत्य है, प्रभुत्व है हिंद महासागर में वो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि भारत ने जो मध्य एशिया है और यूरोप है उससे व्यापार करने के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है। चाबहार पोर्ट की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि ईरान आपको यहां दिखाई दे रहा है और भारत ने ईरान से होते हुए
ठीक है, ईरान से होते हुए ईरान में चाबहार पोर्ट का एक पोर्ट का विकास भारत द्वारा किया जा रहा है, और यहां ईरान से होते हुए अफगानिस्तान ईरान से होते हुए फिर सड़क मार्ग द्वारा भारत का यह प्रयास है कि भारत कहां पहुंच जाए, सेंट्रल एशिया में पहुंच जाए। तो सबसे पहला तो ये जो मार्ग है उसको छोटा कर देगा। अभी तक जो भारत का मार्ग है वो इस प्रकार से यूरोप तक पहुंचने का है, जबकि ये मार्ग एक तो छोटा होगा। लेकिन यहां दिक्कत ये आई कि ईरान द्वारा जब परमाणु परीक्षण किए गए तो ईरान पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ईरान पर अमेरिका द्वारा क्या लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए, और इसी के तहत भारत ने भी ईरान से अपना व्यापार कम किया, जिससे नाराज होकर ईरान ने चाबहार पोर्ट का जो काम है वो रोक दिया। तो इस प्रकार ये जो रूट है वो भारत के लिए निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं रहने वाला है। तो भारत के पास में व्यापार के लिए जो विकल्प बनता है वो हिंद महासागर का रूट ही है, और हिंद महासागर में जब चाइना की उपस्थिति बढ़ जाएगी तो भारत के लिए खतरे का विषय हो सकता है, न केवल रणनीतिक रूप से अपितु व्यापारिक दृष्टि से भी। दूसरी जो चिंता है भारत की वो है मॉरिशस से भारत के आर्थिक संबंध। मॉरिशस से भारत के जो आर्थिक संबंध है वो अच्छे रहे हैं, और मॉरिशस भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला पहले नंबर का देश है, अर्थात सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस से ही भारत में आता है। तो इस प्रकार से जब मॉरिशस चाइना के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, उसके प्रभाव में रहेगा, तो ये आर्थिक जो संबंध है वो भी गड़बड़ाने की आशंका है। तो इस प्रकार से ये चोगोस द्वीप समूह का सौंपा जाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न केवल क्या कर रहा है, भारत को प्रभावित कर रहा है, और अपितु अमेरिका को भी ये प्रभावित करने वाला है। तो ये थी आज की पूरी खबर का विश्लेषण कि किस प्रकार से चोगोस द्वीप समूह के सौंपे जाने से हिंद महासागर में चाइना का जो प्रभुत्व है वो मॉरिशस के माध्यम से बढ़ जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी ही किसी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।